बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लेक्चर के इस हिस्से में हम लोग बात करेंगे कि किसी भी मिस स्टेटमेंट का या किसी भी स्कोप लिमिटेशन का जो इम्पैक्ट है, इफेक्ट है, वो क्या हो सकता है। देखो, किसी भी मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन का जो इफेक्ट है ना, वो तीन तरह का हो सकता है। एक होता है इममटेरियल, एक होता है मटेरियल, तीसरा होता है परवेसिव। ठीक है। अच्छा, मिस स्टेटमेंट क्या होती है, स्कोप लिमिटेशन क्या होती है, एक रिव्यू कर लेते हैं। वो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस भी कर चुके हैं। मिस स्टेटमेंट ये होती है जनाब कि जो एफएस में बना हुआ है, जो एफएस में काम हुआ है और जो आईएफआरएस में लिखा हुआ है, इनके जो दरमियान का डिफरेंस है वो क्या है, मिस स्टेटमेंट है। स्कोप लिमिटेशन क्या है कि भाई जब जनाब ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस ना मिल सके, ऑडिटर को एविडेंस हासिल ना हो पाए। ठीक है। अच्छा, अब इममटेरियल, मटेरियल और परवेजिव की जो है ना वो एक थोड़ी सी बेसिक मिसाल दूंगा और फिर ऑडिट की मिसाल के ऊपर आएंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है ना वो एग्जाम में एक पेपर मैं देने गया, लेट्स से लॉ का पेपर देने गया था मैं। ठीक है। कंपनी लॉ का पोर्शन था 50 मार्क्स का। उसमें से 47 मार्क्स मुझे आते थे, 3 मार्क का एक सवाल मुझे नहीं आ रहा था, याद नहीं आ रहा था, मैं भूल गया था। तो वो 50 में से मुझे पता है मैंने 47 अटेम्प्ट किया और 47 बिल्कुल सही है। ठीक है ना, मार्क्स पूरे पूरे मिलेंगे। तो मेरे लिए 3 मार्क्स क्या है, मेरे लिए 3 मार्क्स जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा इममटीरियल है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं कॉस्टिंग का पेपर अटैम्प्ट करने बैठा। कॉस्टिंग का पेपर अटैम्प्ट करने बैठा और 100 मार्क का पेपर था। मुझे बजटिंग का सवाल नहीं आता और बजटिंग का सवाल आया था 20 मार्क का, लेकिन बाकी 80 का आता था। ठीक है ना। अब ये जो 20 या 30 मार्क का सवाल मुझे बजटिंग का नहीं आता, ये क्या है, ये मटेरियल है। लेकिन क्या ये मटेरियल ये डिसाइड कर रहा है कि मैं बिल्कुल ही गया गुजरा हूँ, मैं फेल हो गया? नहीं, स्टिल मेरे पास होने के चांसेस हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 वो ये है कि मैं कॉस्टिंग का पेपर अटैम्प्ट करने बैठा। ठीक है। मुझे उसमें से बजटिंग का सवाल नहीं आता, बजटिंग आई 20 मार्क की। मुझे उसमें से एनपीवी भी नहीं आता, उसने पूछा 20 मार्क का। मुझे तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी नहीं आता, उसने पूछ लिया 10 मार्क का। मुझे तो थोड़ा सा जो है ना वो प्रोसेस कॉस्टिंग भी नहीं आता, वो आया हुआ 8 मार्क का। अब मुझे तकरीबन 50 से 55 मार्क का पेपर तो सीधे सीधे आते ही नहीं है। तो अब मुझे ये बताओ कि जो मैंने तीनों एग्जाम्पल दिए हैं इसमें से कौन सी मटेरियल है। पहली वाली एग्जाम्पल 3 मार्क का पेपर नहीं आता, बाकी 47 का सही किया। मटेरियल क्या है, बजटिंग का एक सवाल नहीं आता। परवेजिव क्या है कि भाई मुझे बजटिंग भी नहीं आता, मुझे तो एनपीवी भी नहीं आता और मुझे तो जो है ना वो प्रोसेस भी नहीं आता। भले मैं बोलूँ मुझे ईओक्यू आता है, भले मैं बोलूँ जो है ना वो मुझे इन्वेंट्री का सवाल भी आता है, भले मैं वो बोलूँ भाई मुझे जो है ना वो जॉइंट बाय भी आता है, लेकिन क्या वो मेरे किसी काम का है? वो मेरे किसी काम का नहीं है। इसी तरह जो है ना वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होते हैं, उनका इम्पैक्ट भी ऐसा ही होता है कि इमटेरियल खैर है। ठीक है ना, नॉट मटेरियल। मटेरियल क्या कि यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजन को तो हिट करता है। ठीक है। उसके एग्जाम्पल भी आगे देता हूँ। तीसरा क्या, परवेज है, बिल्कुल गया गुजरा। अब जो बाकी चीज़ें सही भी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं बात करूँ कि 3-4 एलिमेंट्स जो है ना वो 3-4 हेड्स पे इम्पैक्ट आया हुआ है लेकिन बाकी सही हैं, तो क्या वो मेरे किसी काम के हैं? किसी काम के नहीं है। आधे से ज़्यादा एफएस तो ख़राब है। ठीक है। तो ये एक रिवीजन था ताकि एक मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। अब हम डेफिनेशन ही पढ़ लेंगे। ठीक है। इमटेरियल में लिखा हुआ जनाब नॉट मटेरियल, सही है ना। एग्जाम्पल क्या है, अटेम्प्टेड मार्क्स इन पेपर, वही कंपनी लॉ वाली मिसाल। फिर हमारे पास आता है मटेरियल। मटेरियल के लिए कहता है कि आइटम्स आर कंसीडर्ड टू बी मटेरियल। वो आइटम को मैं मटेरियल कंसीडर करूंगा इफ़ दे इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट, अगर वो इंडिविजुअल एक एक अलग अलग अलहदा या इन एग्रीगेट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है। वो ये कहता है कि जनाब उन आइटम्स को मैं मटेरियल कंसिडर करूंगा अगर वो इंडिविजुअली या सबके साथ मिला के यूज़र के इकोनॉमिक डिसीजन को हिट कर सकें, टेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो उन्होंने एफएस को देख के अपना फैसला लिया होगा। ठीक है। आगे ये कहता है मटेरियल डिपेंड्स अपॉन साइज एज वेल एज नेचर। मटेरियलिटी साइज पे भी डिपेंड करती है और नेचर पे भी डिपेंड करती है। अच्छा, अब मल्टी व्हाट इज मटेरियलिटी बाय साइज, व्हाट इज मटेरियलिटी बाय नेचर, आओ समझो। मटेरियलिटी डिपेंड्स ऑन साइज का आ जाती है। देखो, मिसाल के तौर पे मैं एक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, सही है, और मैंने एक्सपेक्ट किया उसका प्रॉफिट जो है ना वो इस बार आएगा 1,00,000 सवा लाख रुपए, सही है। एक्चुअल में क्या हुआ, उस कंपनी का प्रॉफिट जो है ना वो आया है सिर्फ 65 से 70 हज़ार रुपए। अब मुझे बताओ कि क्या ये मेरे इकोनॉमिक डिसीजन को हिट कर सकता है? हाँ, मैं 1,00,000 की एक्सपेक्टेशन बनाकर बैठा था, 65-70 हज़ार रुपये प्रॉफिट आया है। तो क्या इससे मेरा डिसीजन हिट होगा कि मैं जो है ना इस कंपनी में इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ? ठीक है ना। तो बिल्कुल होगा। तो ये क्या है, डिपेंड्स अपॉन साइज, सही है ना। मैंने प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया 1,00,000 सवा लाख, आया 65-70। ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल, मैंने सोचा है प्रॉफिट आएगा 1,00,000 रुपए का, सही है ना। प्रॉफिट आया 99,999 रुपये का, सही है ना। और नीचे लिखा होता कि भाई सीएफओ ने फ्रॉड किया 1 रुपये का। मुझे बताओ कि क्या यहाँ जो मेरा फैसला चेंज होगा वो साइज़ की बेसिस पे चेंज होगा? भाई मैंने 1,00,000 रुपये का एक्सपेक्ट किया था, 99,999 का प्रॉफिट आया है, क्या मसला है? साइज़ पे कोई मसला है नहीं। साइज़ आपके लिए यहाँ पे जो है ना वो डिसाइसिव फैक्टर नहीं है। आपके लिए क्या है,
नेचर फ्रॉड हुआ है। अब आप कभी भी इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे कि यार जहाँ 1 रुपये का फ्रॉड हुआ है कल को हज़ारों में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आपका जो है ना यहाँ पे बेसिस ऑफ डिसीजन जो है ना वो साइज नहीं था, बेसिस ऑफ डिसीजन डिसीजन नेचर था। ठीक हो गया। उसके बाद आओ परवेसिव पे। परवेसिव पे कहता है कि भाई नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट। कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट का मतलब होता है जो एक एलिमेंट तक महदूद ना हो। मिसाल के तौर पे जैसे पीपी की एग्जांपल ले रहा हूँ, तो अब वो इम्पैक्ट सिर्फ पीपी की हद तक महदूद नहीं है, ठीक है ना। या इफ सो कन्फाइंड रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द एफएस, या अगर एक एलिमेंट की हद तक भी महदूद है तो वो सब्सटेंशियल पोर्शन जो है ना एफएस का रिप्रेजेंट करता हो, यानी कि 50% से ज़्यादा, ठीक है ना, यानी कि 50% से ज़्यादा वो रिप्रेजेंट करता हो। अच्छा, अब एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है, एक जो है ना वो मेरी कोई मिस स्टेटमेंट है। अब वो ऐसी मिस स्टेटमेंट है जिसका इम्पैक्ट मेरे सेल्स पे भी आ रहा है, जिसका इम्पैक्ट मेरे जो है ना वो डेटर्स पे भी आ रहा है, ठीक है ना, मेरे परचेजेस पे भी आ रहा है, मेरी इन्वेंट्री पे भी आ रहा है, मेरे फिक्स एसेट पे भी आ रहा है। तो मतलब सारे जो है ना वो मेरे एलिमेंट्स तबाह हो चुके हैं। तो ये परवेजिव है, बिल्कुल है, क्योंकि ये नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट है। अगर कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट होता, लेट से मेरे बैलेंस शीट के टोटल एसेट्स हैं 10 लाख रुपए, अब मेरे जो है ना वो सिर्फ पीपी जो है ना वो 7 लाख रुपए की आ रही है मिसाल के तौर पे। तो और पीपीई में मसले हैं। तो पीपीई जो है ना वो सब्सटेंशियल पोर्शन है, कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट तो है लेकिन सब्सटेंशियल पोर्शन भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, एक और मिसाल देखो, मुझे एक बात बताओ कि तुमने जो है ना वो कोई टाइपिंग में एरर हो गया, सही है। अब उस वजह से मेरी सेल्स गलत रिकॉर्ड हो गई, लेट से 9,99,000 से एक फिगर रिकॉर्ड होना था, मैंने कर दिया 6,99,000 से, 6 की जगह 9 दब गया, ऊपर नीचे हो गया। इसकी वजह से सेल्स गलत हुई, ठीक है। इसकी वजह से जो है ना वो मेरा जो ग्रॉस प्रॉफिट है एज अ रिजल्ट वो भी गलत हुआ, ठीक है ना। इसकी वजह से मेरा नेट प्रॉफिट भी गलत हुआ, सही है। और जब मेरी सेल्स की एंट्री गलत पड़ी तो मेरा रिसीवल भी जो है ना वहाँ से गलत हो गया। तो मुझे बताओ कि क्या ये परवेजिव इम्पैक्ट है? नहीं। जो डबल एंट्री की वजह से या जो मिस्टेक की वजह से, जो मिस टाइपिंग की वजह से, मिस कैलकुलेशन की वजह से, या इस तरह के जो छोटे मोटे एरर होते हैं ना जिसका इम्पैक्ट जो है ना वो कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन होता जाए, वो परवेजिव नहीं होता, ठीक है ना। ओके, तो क्विक रिवीजन करते हैं भाई कि हमने इसमें क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा है भाई मिस स्टेटमेंट का इम्पैक्ट मटेरियल भी होता है, इमटेरियल भी होता है, परवेजिव भी होता है। इमटेरियल दैट इज नॉट मटेरियल, मटेरियल क्या 5% ऑफ पीबीटी, ठीक है। और परवेजिव क्या, नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट, इफ सो कन्फाइंड रिप्रेजेंट सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन है। अब बहुत अहम डिस्कशन है हमारे पास, बहुत अहम डिस्कशन है एग्जाम टिप्स, ठीक है ना, वो हम इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो, अब एग्जाम टेस्ट में जो है ना वो इकट्ठा करके क्या लिखा हुआ है, वो यहाँ पे वो सारी सिचुएशन लिखी हुई हैं जो कि आपका एग्जामिनर आज तक टेस्ट कर चुका है आई कैप के पेपर में, ठीक है ना। लेट से पहले पहले दफ़ा उसने पूछा रिपोर्ट तो उसने ये वाला केस पूछा, इस तरह से पूछा, दूसरी बार अगली तरह से पूछा, तीसरी बार अगली तरह से पूछा, चौथी बार अगली तरह से पूछा। तो इसने जो है ना वो जितनी मैक्सिमम चीज़ें मटेरियलिटी को सामने रख के पूछी है ना, वो सारी सिचुएशन जो है ना वो यहाँ पे जमा कर दी आपके सामने, सही है ना। अब आपको इसको एक एक चीज़ को समझना है और उसको फिर एग्जाम सिचुएशन में अप्लाई करना है, एक एक करके स्टार्ट करना है। सबसे पहले कहता है इफ अमाउंट्स आर नॉट गिवन इन क्वेश्चन फॉर अ मिस स्टेटमेंट ऑलवेज मेंशन और 3 पॉसिबिलिटीज ऑफ ओपिनियन, ठीक है ना। वो आपको बोलता है भाई एक मिस स्टेटमेंट है, क्लाइंट ने जो है ना वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है ना। एक मिस स्टेटमेंट उसने आपको बता दी, क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया, या क्लाइंट ने एमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड नहीं किया, या क्लाइंट जो है ना वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे इन्वेंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया। तो अब उसने इसमें अमाउंट नहीं बताया कि यार ये जो मिस स्टेटमेंट हुई है इस कितने अमाउंट की हुई है, अमाउंट उसने नहीं बताया। तो आपने क्या करना है, आपने तीनों केसेस डिस्कस करना है कि भाई इफ व्हाट इफ ये इमटेरियल है तो फिर क्या होगा, व्हाट इफ ये मटेरियल है तो फिर क्या होगा, व्हाट इफ कि इसका इम्पैक्ट परवेज है तो फिर क्या होगा। याद रखना अगर वो अमाउंट एग्जाम में नहीं बताए तो तीनों सिचुएशन डिस्कस करनी है, क्योंकि आपको अमाउंट नहीं पता। अगर अमाउंट पता होता तो क्या होता, आप 5% ऑफ पीबीटी निकालते, चेक करते पीबीटी से 5% ऑफ द पीबीटी से कम है तो इमटेरियल, 5% ऑफ द पीबीटी से ऊपर है मटेरियल, ठीक है ना। और परवेजिव के लिए देख लेते हैं कि भाई सब्सटेंशियल पोर्शन तो नहीं है एफएस का, सही है, और एक से ज़्यादा जगह पे तो उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। ठीक हो गया, पहला हो गया डन। दूसरे पे आ जाओ, कहता है मटेरियलिटी गिवन परसेंटेज में या अमाउंट्स में, यूज दैट डोंट कैलकुलेट योर ओन मटेरियलिटी। इसमें शायर आपसे कहता है कि अगर आपको उसने मटेरियलिटी निकाल के दी हुई है, लेट से उसने प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ठीक है ना, और उसने आपको एग्जामिनर ने खुद मटेरियलिटी कैलकुलेट करके दी हुई है, तो आपने अपनी ना होशियारी नहीं मारनी, आपने उसी की मटेरियलिटी को यूज़ करना है, अपनी मटेरियलिटी कैलकुलेट नहीं करनी। डन हो गया। तीसरी चीज़ कहता है कि प्रॉफिट या फिर कोई और बेंचमार्क गिवन है, ठीक है ना, जैसे लेट से प्रॉफिट भी गिवन है और आपके पास टोटल एसेट भी गिवन है, तो आपने हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स को प्रेफर करना है। प्रेफरेंस होती है ना
आपके पहली प्रेफरेंस क्या होना चाहिए मटेरियलिटी निकालने के लिए? पहली प्रेफरेंस होना चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसका भी 5%। अच्छा, व्हाट इफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं गिवन, टोटल एसेट्स गिवन है तो टोटल एसेट्स का 1%। अब ये भेड़ भाव क्यों भाई? प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 5% ले रहे हो, टोटल एसेट्स का 1% ले रहे हो, क्योंकि देखो प्रॉफिट की फिगर जो है ना टोटल एसेट से काफ़ी कम होती है। लेट से एक कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना वो कोई मिसाल तौर पे 10,000 है, ठीक है, और टोटल एसेट जो है ना वो भी लाख सवा लाख है। अब अगर आप 10,000 में 5% लगा रहे हो तो वो तो एक कितना बनेगा, 500 इस तरह कुछ बनेगा, ठीक है ना, या 5,500 बनेगा मेरे ख्याल, ठीक है। या अगर आप 1 लाख का 5%, लाख सवा लाख का 5% लगा रहे हो टोटल एसेट से, तो आपकी मर्टिलिटी कितनी ऊपर चली जाएगी? देखो बहुत ऊपर चली जाएगी, सही है। तो आपने ये नहीं करना, आपने क्या करना है फिर उस परसेंटेज को कम कर देना है। अब आपके पास क्योंकि और कोई और चारा तो है नहीं, प्रॉफिट उसने दिया हुआ नहीं है, तो कम परसेंट लानी है, 0.5 से 1% तक के दरमियान आप लगा सकते हो। ठीक हो गया, ओके। टोटल एसेट्स गिवन फॉर बेंचमार्क 1%, ये मैंने इसी के साथ जिक्र कर दिया इसका। फिर कहता है जनाब मर्टिलिटी के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है कि ये मटेरियल है या नहीं है। आपको उसने बस स्टेटमेंट बता दी कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया है, अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड नहीं करी, ठीक है ना, या कोई और जो है ना वो मिस्टेक हुई है। तो आपने क्या करना है, आपने दोनों सिचुएशन को कवर करना है। आपने मटेरियल का भी बताना है, आपने परवेज़िव का भी बताना है। डन हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास आता है कि इफ़ टू और मोर मिस स्टेटमेंट आर गिवन इन अ सिंगल सिचुएशन। देखो एक से ज़्यादा मिस स्टेटमेंट गिवन है, उसने बोला भाई क्लाइंट ने डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं किया। अगली लाइन में कहता है क्लाइंट ने अमोर्टाइजेशन भी रिकॉर्ड नहीं किया। तीसरी लाइन में कहता है क्लाइंट ने लोअर ऑफ कॉस्ट ऑन एनआरवी पे भी इन्वेंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया। तीन मिस स्टेटमेंट बता दी, वन और मोर मिस स्टेटमेंट या टू और मोर मिस स्टेटमेंट उसने आपको बता दी। अब कहता है आपको इसने अमाउंट भी दिया हुआ है। लेट से आपका मटेरियलिटी है 10 रुपये, सही है ना, आपका मटेरियलिटी है 10 रुपये, उसने बोला दो जो है ना 2 रुपये की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करी, 7 रुपये की अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड नहीं करी। अब कितने हो गए? 9 हो गए। तीसरी चीज़ में उसने आपको बोला लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड नहीं किया, जिसका इम्पैक्ट 3 मिलियन का है, ये हो गया 12। ये हो गया 12। अब आपकी मटेरियलिटी 10, 10 से ऊपर चला गया 12, ये क्या हो गया? मटेरियल हो गया आपके लिए, ठीक है ना। अच्छा, अमाउंट नॉट गिवन, अगर अमाउंट गिवन ना हो तो आपने इसको परवेजिव ट्रीट करना है। क्यों? क्योंकि परवेजिव की डेफिनेशन कहती है नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट। अब ये जो है वो सिंगल एलिमेंट पे कन्फाइंड तो नहीं है, उसने अमोर्टाइजेशन रिकॉर्ड नहीं करी, इसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? एक्सपेंसेस में जाएगा और इंटेंजिबल में जाएगा बैलेंस शीट पे। उसने डेफिनेशन रिकॉर्ड नहीं करी, कहाँ जाएगा? डेफिनेशन एक्सपेंस पे जाएगा। दूसरा हिट कहाँ जाएगा? पीपीई पे जाएगा। उसने लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी रिकॉर्ड नहीं किया, एक एक्सपेंस एनआरवी लॉस का पीएनएल में जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट आ जाएगा आईवीएस 2 में इन्वेंट्री पे, बैलेंस शीट पे जाएगा। जा रहा है नहीं जा रहा? बिल्कुल जा रहा है। तो नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल एलिमेंट हो गया, इसलिए जो है वो परवेजिव होगा। ठीक हो गया, ये वाली बात भी हमने कर ली डिस्कस। ओके, उसके बाद हमसे कहता है कि इफ़ मटेरियल, अगर मटेरियल, तो आपने क्या करना है कि सॉरी इफ़ इम मटेरियल लिखा हुआ है, इफ़ इम मटेरियल लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, ये मेंशन करना है कि वो एग्रीगेट बेसिस पे भी इम मटेरियल हो और क्वांटिटेटिव बेसिस पे भी इम मटेरियल हो, ठीक है ना। तो ये हमारी डिस्कशन थी। अब इसमें आप पूछोगे भाई एग्रीगेट बेसिस पे तो आपने बता दिया, क्वांटिटेटिव बेसिस पे क्या हो? भाई वो क्वांटिटेटिवली भी जो है ना वो मटेरियल होने चाहिए, ठीक है ना। तो हमारे पास जो है वो कितने केसेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 केसेस थे। एक दफ़ा जो है ना वो एक रिव्यू करवा लेता हूँ। वो कहता है कि भाई अगर आपके पास अमाउंट्स गिवन हैं, अमाउंट्स गिवन नहीं है, तो आपने क्या करना है, तीनों पॉसिबिलिटी मेंशन करनी है। इमटेरियल तो क्या होगा, मटेरियल तो क्या होगा, परवेजिव तो क्या होगा। सेकंड में आपसे कहता है मटेरियलिटी गिवन है, होशियारी नहीं करो, उसी को इस्तेमाल करो, अपनी मटेरियलिटी कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरी में आपसे कहता है भाई कि प्रॉफिट या कोई अदर बेंचमार्क साथ में गिवन है तो प्रेफर करना है प्रॉफिट को। इफ प्रॉफिट गिवन नहीं है, टोटल एसेट्स गिवन है, तो 1% लगा लेना। फिर कहता है भाई नथिंग मेंशन अबाउट मटेरियलिटी, तो आपने दोनों सिचुएशन कवर करनी कि भाई अगर मटेरियल है तो क्या, अगर परवेजिव है तो क्या, ठीक है। फिर आपसे कहता है कि इफ़ टू और मोर मिस स्टेटमेंट आर गिवन इन अ सिंगल सिचुएशन और अमाउंट भी गिवन है तो एड अप करो फिर डिसाइड करो, ठीक है ना। एड अप करके इमटेरियल बनती है तो आपने बोलना भाई इमटेरियल है, सही है। मटेरियल बनती है तो आपने बोलना भाई मटेरियल है, सही है। फिर कहता है भाई अगर इमटेरियल तो आप ये लिखो कि प्रोवाइडेड दैट दिस अमाउंट इज इमटेरियल ऑन इंडिविजुअली एंड इन एग्रीगेट बेसिस, ठीक है ना, और क्वान्टिटेटिव बेसिस पे भी और एग्रीगेट में भी, इंडिविजुअली भी और एग्रीगेट में भी ये क्या है, इमटेरियल है, ठीक है। अगले पेज पे कुछ आ रहा है हमारे पास, अगले पेज पे हमारे पास आ रहा है डिसाइडिंग टाइप ऑफ ओपिनियन। तो लेक्चर के इस हिस्से को यहीं रोकते हैं इफेक्ट के साथ इसकी एग्जाम टिप्स, ठीक है। और नेक्स्ट पोर्शन में जो है ना वो हम शॉर्टली डिसाइडिंग टाइप्स ऑफ ओपिनियन को कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू।